जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद पूर्ण कुमार जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद पूर्ण कुमार जी अमर रहे, अमर है, अमर है। पूर्ण कुमार जी अमर रहे, अमर है, अमर है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला आया है जिसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी फंसती नजर आ रही है। हरियाणा का सबसे बड़ा पुलिस कांड जिसमें 15 अफसरों के नाम सामने आए हैं। मामला दलित आईपीएस की सुसाइड मिस्ट्री या सिस्टम के सिस्टमैटिक मर्डर का है, जिसमें अब तक 2 सुसाइड हो चुके हैं और दोनों ही सुसाइड एक दूसरे को फंसाने के लिए किए गए हैं। बड़ा पेचीदा यह मामला हो चुका है, जहां पहले एक आईपीएस अफसर आईजी रैंक के पूरन कुमार ने सिस्टम से परेशान होकर 15 अफसरों को बेनकाब करते हुए सुसाइड कर दिया और फिर 7 दिन बाद मंगलवार को इस अफसर के इस केस के जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने भी अपनी जो सर्विस पिस्टल थी उससे खुद को गोली मार दी और उसके बाद उन्होंने सुसाइड नोट दिया, जिसमें उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्टाचार का आरोपी बताते हुए खुद की खुदकुशी के लिए कसूरवार ठहरा है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर सिस्टम का ऐसा चक्रव्यूह जिसने एक और गवाह को चुप करा दिया? इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार की मौत से, जहां 7 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 1:15 हुए थे। हरियाणा कैडर के 52 साल के दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जो अपने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 वाले घर के बेसमेंट में मृत पाए जाते हैं और मेज पर पड़ा था 8 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसने हरियाणा पुलिस की जड़ें हिला दी। उस नोट में उन्होंने लिखा, मेरी जाति ने मेरे हक को निगल लिया। शिकायतें थी कि उन्हें मंदिर जाने से रोका गया, उनके प्रमोशन रोके गए, उनको खराब पोस्टिंग दी गई, उनको छुट्टियां नहीं दी जाती थी और झूठे केस में फंसाकर साजिश के तहत उनको जेल भेजने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुना क्योंकि मैं दलित था। जूनियर उनका कहना नहीं मानते थे, उन पर हुक्म चलाते थे और भी कुछ शिकायतें उन्होंने अपने इस सुसाइड नोट में, फाइनल नोट में लिखी। ये कहानी 2020 से लगातार चली आ रही थी। उन्होंने लिखा कि 2020 से लगातार जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, सार्वजनिक अपमान किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और मेरे ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई साजिशें अब असहनीय हो गई हैं। जिसमें उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया कि एक बार उनको उस वक्त के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे अनिल विज, उनके सामने भी जलील किया गया। तो यह तमाम वजह थी जिसने पूरन कुमार को खुदकुशी के लिए एक आधार तैयार किया, जिसके बाद वो सोचने लगे कि मुझे नहीं जीना है। लेकिन सुसाइड नोट के मुताबिक उनकी जो मौत का तात्कालिक कारण था वो कुछ और था। देश तो इन तमाम चीज़ों ने बनाया, फिर तात्कालिक कारण क्या था ये अहम है, क्योंकि यही वजह है जो मिस्ट्री क्रिएट कर रही है। सुसाइड नोट के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार को फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची जा रही थी। 6 अक्टूबर को आईपीएस के गनमैन हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, उन पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसे रोहतक के एक शराब कारोबारी जिनका नाम परवीन बंसल है, उन्होंने दर्ज कराई थी। बंसल की शिकायत में लिखा गया था कि उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। हेड कांस्टेबल सुशील कुमार जो पूरन कुमार के नाम पर 2.5 लाख रुपए महीने की वसूली मांग रहे हैं। शराब कारोबार की शिकायत पर रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसमें ऑडियो और वीडियो क्लिप्स का सबूत भी दिया गया है, जिसमें सुशील कुमार रिश्वत मांगते सुनाई दे रहे हैं। शिकायत दर्ज होते ही आनन फानन में तुरंत रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने सुशील को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सुशील कुमार 5 साल से आईपीएस पूरन कुमार के साथ थे। अब जब हिरासत में लिया, पूछताछ हुई, गिरफ्तार किया उनको, तो पूछताछ में सुशील ने कबूल किया कि वो वाई पूरन कुमार के निर्देश पर रिश्वत वसूल कर रहे थे, जिससे मामला उनके खिलाफ भी मुड़ गया, पूरन कुमार के खिलाफ। बस ये पता चलते ही एफआईआर के अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने सुसाइड कर दिया और उन्होंने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उनको जेल भेजने की साजिश की जा रही थी। तो ये थी वो वजह जिसकी वजह से उन्होंने खुद को गोली मार दी। लेकिन मरने से पहले इस आईपीएस ने खत में अपना दर्द लिखा, गुस्सा दिखाया और लाचारी भी जताई। साथ ही इस नोट में उन्होंने
अपने ही विभाग के 9 सेवारत आईपीएस, 1 रिटायर्ड आईपीएस और 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों का नाम भी लिखा, जिसमें साल 2020 में उन्होंने तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव पर जातिगत भेदभाव का भी आरोप लगाया, जबकि डीजीपी शत्रुजीत सिंह और एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखकर कहा कि यही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। तो ये थी एक आईपीएस की मौत की कहानी। ये कहानी का पहला हिस्सा था। अब दूसरी कहानी पर आते हैं और फिर तीसरी कहानी पर भी आएंगे, जिसने तीसरी कहानी ने पहली कहानी को पलट दिया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार, वो खुद एक आईएएस अधिकारी है। जिस वक्त पूरन ने सुसाइड किया तब वो सरकारी कार्यों के चलते जापान में। अमनीत ने आते ही चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और नाम लिया हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर का और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया का। अमनीत ने कहा कि मेरे पति को सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया है। डीजीपी कपूर ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट और बीएनएस की धारा 108 के तहत डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी हो। वहीं पुलिस ने मृतक आईपीएस के घर वालों को इस दौरान बिना किसी अनुमति के उनका शव को उठाकर जो हॉस्पिटल में था वहां से चंडीगढ़ पीजीआई में शिफ्ट कर दिया, जिसको लेकर भी घर वालों ने ऐतराज जताया कि बिना उनकी अनुमति के ये शव शिफ्ट क्यों किया गया। और अब उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम तभी होगा जब डीजीपी और एसपी को अरेस्ट किया जाएगा, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार अंतिम संस्कार हो गया तो सब भूल जाएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। इसके अलावा सभी के नाम एफआईआर में दर्ज किए जाए, ये उनकी मांग थी, क्योंकि अब तक एफआईआर में किसी भी अफसर का नाम दर्ज नहीं किया गया है जिन 15 अफसरों के नाम सुसाइड नोट में थे। वहीं शुरुआत में एफआईआर में SC/ST एक्ट की हल्की धाराएं लगाई गई थी, जिनमें 6 से और 6 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन जब परिवार वालों ने विरोध किया, विरोध बढ़ा, तो फिर SC एक्ट की जो गंभीर धाराएं थी उनमें मामला दर्ज किया गया। अब इन धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। चलिए, अब इस मामले को सुलझाने के लिए, अंतिम संस्कार करवाने के लिए सरकार के 2 अनुसूचित जाति के मंत्री को लगाया गया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। जबकि अमनीत कुमार को यह भी ऑफर दिया गया कि उनकी बेटी को डीएसपी बनाया जाएगा, लेकिन इस परिवार ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। उनकी एक ही रट्टी के आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जाए। अलग अलग तरीकों से इस मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार टस से मस नहीं हो रहा था। जिसके बाद एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में यह है कि पीड़ित परिवार सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को अपने घर के अंदर आने से मना कर रहा है, यानी कि बीजेपी नेताओं की नो एंट्री, जबकि राहुल गांधी उससे मिलने पहुंचे और फिर सरकार और मोदी पर जमकर बरसे। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है, और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज LOP टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूँ कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। 9 दिनों से एक शव मोर्चरी में पड़ा रहा, लेकिन जिनके नाम सुसाइड नोट में लिए गए हैं उनका कुछ नहीं हुआ।
अब बड़ी देर से मशक्कत के बाद जब मामला बड़ा हुआ तब डीजीपी शत्रुजीत को छुट्टी पर भेज दिया गया और नए डीजीपी ओपी सिंह बनाए गए। और संयोग की बात यह है कि दोनों ही डीजीपी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के खासम खास हैं। 9 दिनों के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया। 8 दिन से पोस्टमार्टम करवाने के लिए गतिरोध चल रहा था। पूरन कुमार की जो आईएएस पत्नी है अमनीत कौर और उनकी दोनों बेटियां आरोपों के तौर पर डीजीपी और एसपी रोहतक रहे नरेंद्र बिजारनिया का नाम एफआईआर में जोड़ने पर अड़े हुए थे। मंगलवार की शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत का रुख किया और मांग की थी कि परिवार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। शायद इस हरकत के बाद, इस कदम के बाद पीड़ित परिवार वाले माने और फिर अंतिम संस्कार के लिए और पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए, जिसके बाद आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। खैर, अब इस पूरे मामले में जो नाकामी है वो अब तक की सरकार की नाकामी नजर आ रही है, जो इस मामले को हैंडल नहीं कर पाई। वहीं एक्सपर्ट इसके लिए खट्टर को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज भी खट्टर का ही सरकार में ज्यादा प्रभाव है। खैर, ये अलग विषय है। तो ये थी इस पूरे मामले की दूसरी कहानी। अब आते हैं तीसरी और अहम कहानी पर, जिसने जो पहली कहानी थी पूरन कुमार के सुसाइड की, जो उनके शोषण की, उस कहानी को एक तरह से पलटने की कोशिश की। कहानी क्या है? ये मामला है हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल में तैनात सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई संदीप कुमार लाठर का, जिन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आईपीएस पूरन के खुदकुशी के 7 दिन बाद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। उन्होंने भी आत्महत्या से पहले 4 पन्नों को एक सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी बनाया, जिसमें एएसआई ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके गनमैन सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बकायदा उसने वीडियो भी बनाया। वीडियो में कहा कि करप्शन के केस में बदनामी के डर से आईपीएस पूरन ने सुसाइड किया है। उसे डर था कि परिवार की राजनीति पर असर पड़ेगा। संदीप ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में साफ तौर पर लिखा कि गिरफ्तारी के डर और मानसिक दबाव को, इन वजह से उन्होंने अपनी जो मौत का कारण बताया, उन्होंने खुदकुशी की। वो आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ रिश्वत और वसूली केस की जांच कर रहे थे, जिसमें पूरन के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था। संदीप को लग रहा था कि जांच के कारण उन पर ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है और वे खुद फंस सकते हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, मैं सच्चाई के लिए आहुति दे रहा हूं, गिरफ्तारी के डर से ये कदम उठा रहा हूं। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागा था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजारनिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका मुलाजिमा भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्जमर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या तो मिल रही है, होगी बदरी इसी गराली आई है सुबह, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई।
हो गए भाई ये आयोग में, ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर न उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द करांगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी, तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कहते पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार वर्गे आदमी खातर, इसकी घराड़ी खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। तो जिस तरह से पूरन की आत्महत्या का मामला था, तकरीबन वही मामला संदीप कुमार का भी है। अब परिवार ने संदीप कुमार के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। अभी तक हम जो आईपीएस है पूरन कुमार, उनके परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार किया था। खैर उनका पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन अब इस परिवार ने संदीप कुमार के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है आईपीएस पूरन वाली। संदीप ने नोट में लिखा कि इस भ्रष्ट परिवार को बख्शा न जाए, मैं शहादत देकर निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं।
अब सवाल यह कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कहते हैं कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठा होगा ही। लेकिन सवाल एक और ये भी है, क्या दोनों की मानसिक स्थिति ठीक थी या कहीं दूर कोई साजिश की स्क्रिप्ट बड़े ही इत्मीनान से लिख रहा था। मामले में कहां करप्शन हो रहा है, न जाने कितने सवालों के साथ ये कहानी अभी भी अधूरी है। और ऐसे में अधिकतर देखा गया कि ऐसे मामले या तो बेनतीजा या फिर कयासों में ही सिमट कर रह जाते हैं।